नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हालत ऐसी है कि जहां देखो जिधर देखूं उधर तेरी तस्वीर नज़र आती है। उत्तर प्रदेश की सरकार की जो काहिली है, जो नॉन परफॉर्मेंस है, उसकी शक्ल हर जगह दिखाई देती है। चुनाव का टाइम है। ये वीडियो जब मैं लेके आ रहा हूं तो मेरे मन में भी बड़ी दुविधा थी कि कहीं इसका मतलब ये ना निकाल लिया जाए कि मैं चुनाव के टाइम पे सरकार पे गोल कर रहा हूँ या सरकार को निशाना बना रहा हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैं निशाना बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ, वो उन्हीं की अपनी केंद्र सरकार के दिए हुए हैं। केंद्र सरकार लगातार ऐसे आंकड़े केंद्र की तरफ से आ रहे हैं, केंद्र सरकार कहें या दूसरी संस्थाएं जो हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। ये सब जानते हैं कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये मोदी जी के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। और उसके बावजूद इन संस्थाओं से ऐसे ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश की सरकार नकारा, निकट्टू और निकम्मी साबित हो सकती है। कौन से आंकड़े हैं, क्या आंकड़े हैं, कहाँ से आए हैं, अभी कितने आए हैं, पहले कितने आए हैं, इस पे बात करेंगे। सारी जानकारी आपको दूंगा। और अगर आपको समझना है निकट्टू है तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से जानकारी दे रहा हूं और वो जानकारी दे रहा हूं जो सरकार की तरफ से आ रही है। टाइमिंग अगर चुनाव की है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो केंद्र सरकार खुद ही दे रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें। मैं अभी हाजिर हुआ। नीति आयोग के बारे में ये कहा जाता है, ये तो उसको तो पैदा ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और नीति आयोग ने अभी 4-5 साल पहले से एक रैंकिंग देनी शुरू करी है, एक रैंक देनी शुरू की है, कौन सा राज्य कितना अच्छा काम कर रहा है, एक तुलनात्मक अध्ययन। और उसके आधार पर वो बताते हैं कि कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही, कौन सी नहीं कर रही है। आपने अखबार में पढ़ लिया होगा, इसलिए पहले यही खबर बता देता हूँ। और जो हेल्थ रैंकिंग आ गई है उसमें उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में नीचे से पहले नंबर पे है, आखिरी नंबर पे है जिसको कह सकते हैं आप। केरल टॉप पे है, जो हमेशा हमारे भक्त वृंद के निशाने पर रहता है। वो केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में टॉप पे है, जिसका हम हर रोज़ व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आरती लेके वंदन अभिनंदन करते हैं। वो सरकार आखिरी नंबर पे सेहत के मामले में। और ये नंबर जो है, ये नंबर बड़े राज्यों का नंबर है, छोटे राज्यों की बात अलग है, ये बड़े राज्यों का नंबर है। हाँ, उत्तर प्रदेश के लिए एक खुशखबरी नीति आयोग ने दे दी है और वो कहा है कि हाँ, इन्होंने इम्प्रूव करने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन पिछली साल के मुकाबले इस साल इम्प्रूव करने की कोशिश करने के बावजूद अगर आप आखिरी नंबर पे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आखिरी नंबर पे भी आप सबसे आखिरी में कहाँ रहे होंगे। ये सारी बातें आपको बताती हैं कि केंद्र सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि स्वास्थ्य के मामले में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार महाफिसड्डी साबित हुई है, निकम्मी साबित हुई है, निकृष्ट साबित हुई है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बात इतनी सी है कि सरकार ने लगातार दावे किए कि उसने कोरोना को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया। और ये हम सब जानते हैं कि ये सरकार सिस्टम के हिसाब से नहीं, डंडे के हिसाब से चलती है। जब कोरोना के बहुत सारे केसेस आ रहे थे, लोगों की मौत ऑक्सीजन से हो रही थी, नदियों के किनारे लाशों से पट गए थे, नदियों में लाशें बहती हुई मिलती थी, तब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था कि जो भी नर्सिंग होम या अस्पताल ये बोलेगा कि ऑक्सीजन की कमी है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। इसमें धीरे से ये कह दिया गया कि जो भी नर्सिंग होम या अस्पताल हमको ये कहेगा कि हमारे पास में झूठी शिकायत करेगा, अब झूठी और सच्ची साबित करना सरकार के पास होता है। कोई सच्ची भी शिकायत करेगा तो वो बाद में यही होगा कि भैया तुमने तो झूठी की थी। तो उसमें ये कह दिया गया कि भैया जो भी शिकायत करेगा उसका लाइसेंस कैंसिल। उसके बाद से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें ख़त्म हो गई। किस तरह से कोरोना की टेस्टिंग एकदम कम कर दी गई थी ताकि उसके केसेस ना आए, और केसेस की रिपोर्टिंग और डेथ की रिपोर्टिंग कम होने की शिकायतें भी हमने सुनी थी।
जो भी हो, इतने सारे धतकर्म करने के बावजूद स्वास्थ्य की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश आखिरी नंबर पे आया है। दुनिया का सबसे घटिया और खराब राज्य घोषित किया है केंद्र सरकार के नीति आयोग ने। इसलिए कोई भैया मुझे बुरा भला मत कहना। और मैं आपको दूसरी चीज़ और बताता हूँ, और ये है उत्तर प्रदेश में क्राइम की हालत। अपराध को लेकर भी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश सरकार के बखिए उधेड़ कर रख दिए थे और ये बताया था कि यहाँ पे गुंडा राज से भी ज़्यादा गुंडा राज है। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसमें लॉकडाउन में बहुत सख्ती थी, लोग सड़कों पे नहीं निकल सकते थे। उसके बावजूद वहाँ पे लॉकडाउन के दौरान भी अपराध के मामले 28% बढ़े हैं, जबकि पूरे देश में ये कहा जा रहा था कि अब तो लॉकडाउन लग गया है, सड़कों पे सन्नाटा है, इससे अपराध में भी लगाम आ गई है, चोरी चकारी बंद हो गई हैं, सड़कों पर आप जा नहीं रहे हैं तो कोई आपकी गाड़ी, आपकी चेन खींच के नहीं भाग रहा है, मोबाइल खींच के नहीं भाग रहा है। उसके बावजूद आपके मामले 28% बढ़ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी अपनी केंद्र सरकार कह रही है। उसके बाद लज्जा आपको आनी चाहिए, और अगर आपको लज्जा नहीं आती है तो आप उनको लज्जित करिए जो ये आंकड़े दे रहे हैं। अगर आपको लगता है झूठे आंकड़े हैं, क्योंकि आप लोगों को झूठा साबित करने की एक्सपर्टीज़ है आपकी सरकार की। 2020 में हर दिन रोज़ाना उत्तर प्रदेश में 80 लोगों का मर्डर हुआ, 80 लोगों की हत्याएं हुई, 29,193 मामले हत्या के दर्ज किए गए। जब लिखता है कोई अखबार या कोई संस्था तो आप उसको नोट कर लिया कीजिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ दर्ज किए गए। इसका मतलब ये है कि इतने केस रजिस्टर हुए हैं, और जो मामला दर्ज कराने के लिए आप थाने के धक्के लगाते हैं और हार के वापस लौट जाते हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। जो आदमी अपना मुकदमा दायर कराने में कामयाब हो गया हो, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे रोज़ 77 बलात्कार होते हैं। 28,046 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं, और ये मामले तब हैं उस उत्तर प्रदेश के जहाँ पे आपने अलीगढ़ देखा, दूसरे मामले देखे कि किस तरह से सरकार मामले, तो लखीमपुर खीरी देखा आपने, मामले तो दर्ज करती ही नहीं है, और मामले में जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें बलात्कारी को बचाने की कोशिश करती है। रातों रात पोस्टमार्टम करा के लाशें जला दी जाती हैं ताकि कोई दोबारा पोस्टमार्टम न करा सके। ये सब जब बलात्कारी को संरक्षण देने वाली सरकार हो, लखीमपुर खीरी के मामले में उसको ऑनर किलिंग घोषित करने की कोशिश की, भाइयों को, परिवार वालों को ही बलात्कार और हत्या के मामले में नापने की कोशिश की। गन्ने के खेत में जली हुई लाश मिली थी बलात्कार पीड़ित लड़की की। ये पूरा हाल है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश की जो आंकड़े जब आप पढ़ते हैं कि 29,193 हत्या हो गई, या आप पढ़ते हैं कि 28,046 बलात्कार हो गए, तो हत्या और बलात्कार का ये जो आंकड़ा है ये आपकी आंखें खोल देगा। आप इतने हज़ार, उतने हज़ार से ज़्यादा आप इसमें अंदाज़ा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से जिसमें आप हर रोज़ देख रहे थे यहाँ कोई मर गया, वहाँ कोई मर गया, हर दिन डराने वाली खबर आती थी, फेसबुक पूरा भर गया था लोगों की मौतों से, हर तरफ डरावनी खबरें थीं, हर तरफ कभी कोई परिचित चला गया, कभी कोई चला गया। उस दौरान भी उत्तर प्रदेश में पूरे साल में 22,915 मौतें हुई हैं, 22,915, और मर्डर उत्तर प्रदेश में हुए हैं 29,193, यानी कोरोना की मौत से ज़्यादा मर्डर हुए हैं, और 28,046 यानी कोरोना की मौत से ज़्यादा बलात्कार उत्तर प्रदेश में 2020 में एक साल में हुए हैं। 2021 अभी ख़त्म हुआ है, आते आते 4-6 महीना, 8 महीना लगेगा तो इसका आंकड़ा आएगा। ये हालत उत्तर प्रदेश की है अपराध के मामले में, क्राइम के मामले में। ये वो उत्तर प्रदेश सरकार है जो कहती है अपराधियों का टिकट काट देते हैं, हम बुलडोजर चला देते हैं, अपराधी देश छोड़कर भाग गए हैं, प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, जो जेल से बाहर आए थे वो जमानत कैंसिल करा के जेल में चले गए हैं। ये सब डायलॉगबाजी उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी ट्विटर पर लिखते हैं, जैसे कोई फिल्मों में कोई हीरो जो डायलॉग बोलता है वैसे डायलॉग ट्विटर पर लिखती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को ट्विटर पर जवाब देती है कि अपराधी भाग गए। वो उत्तर प्रदेश नहीं है, ये पुलिस का राजनीतिक बयान आता है। और ये हाल हकीकत, जो ज़मीनी हकीकत, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, और गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अंडर में आता है। अगर आप इस खबर के बीच में कुछ और राजनीतिक खुशबू भी सूंघ रहे होंगे तो उसमें भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन आंकड़ा तो है। अब बताऊं मैं आपको पढ़ाई के मामले में, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है EAC-PM, ये
प्रधानमंत्री की जो एडवाइजरी कमेटी है ये भी रिपोर्ट जारी करती है। इसके अध्यक्ष विवेक देबरॉय हैं और ये बड़े राज्यों में जो 9 राज्य हैं उनमें जो पढ़ाई का स्तर है उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, तो ये कह रहे हैं यूपी का जो स्थान है ये भी केंद्र सरकार की रैंकिंग है, सीधे प्रधानमंत्री के एडवाइजरी बोर्ड दे रहा है और उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जिसको उत्तम प्रदेश कहा जा रहा था उसके उल्टा प्रदेश के प्रमाण मिलते हैं और वो कहते हैं कि आखिरी स्थान है यूपी का। किस मामले में? एजुकेशन के मामलों में। बच्चों को एजुकेशन देने के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी है। अपराध का आंकड़ा मैंने आपको बता दिया, अपराध में सेकंड लास्ट था बिहार के बाद में, मैं आपको बता दूं। एजुकेशन के मामले में लास्ट है और स्वास्थ्य के मामले में भी लास्ट है। तो एजुकेशन के मामले में यूपी का स्थान आखिरी है, उसे सिर्फ 38.46 अंक दिए हैं सरकार ने। सरकार के सलाहकार EAC PM ने, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो है उसने दिए हैं। उसके अनुसार जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के वो हैं सिर्फ 38.46 और राष्ट्रीय औसत 48.38 है, यानी जो नेशनल एवरेज है उससे भी 10 पॉइंट कम उत्तर प्रदेश के हैं। 246 पॉइंट नहीं, 10 पॉइंट। जब नेशनल एवरेज में और उत्तर प्रदेश में इतना अंतर आता है, इससे अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि जो टॉप के राज्य होंगे उनके कितने ज़्यादा अंक होंगे। उत्तर प्रदेश में इसी महीने में रिपोर्ट आई कि आपने देखा होगा कि कभी सर्दी में बच्चे फर्श पर लेटते हैं। बच्चों के मिड डे मील में शिकायत की एक यूट्यूब पे हमारे जैसा कोई ब्लॉगर जाके रिपोर्टिंग करता है तो उसके ऊपर कितने मुकदमे लगाए थे और उसको बंद कर दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये भी हम देख रहे हैं, बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं आज भी उत्तर प्रदेश में। दूसरे राज्यों में ये स्थिति 30 साल पहले होती थी। सरकार लगातार कह रही है कि शिक्षा पे हम रिकॉर्ड धनराशि खर्च कर रहे हैं और वो पैसा कहाँ जा रहा है ये आप खोजिए या कुछ सरकार खोजे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं आ रहे हैं। बुनियादी ढांचे और शिक्षा के मद में बहुत कम राशि खर्च की जा रही है। अब आ जाइए महिलाओं की पढ़ाई के मामले में। महिलाओं की पढ़ाई के मामले में ये पुरुष और स्त्रियों के कंपैरिजन का मसला है, इसलिए उत्तर प्रदेश के ही पुरुषों से तुलना है। तो उस मामले में उत्तर प्रदेश देश में चौथा पिछड़ा राज्य है, चौथा पिछड़ा राज्य है। यूपी में 80% पुरुष साक्षर हैं और महिलाएं 63% हैं। 11 से 14 साल की जहाँ 10% बच्चियाँ आज भी यूपी में स्कूल ले जाती हैं। 10% लड़कियाँ 11 से 14 साल की उत्तर प्रदेश में स्कूल नहीं जाती हैं। 15 से 16 साल की उम्र तक की बच्चियों का स्कूल जाना घट रहा है, लगातार घट रहा है। और 15 से 16 साल के बीच की जो लड़कियां ना 17% लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। मतलब ये है कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। इसको इन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से भी जोड़ कर देख सकते हैं। कुलदीप सिंह का मामला हमने देखा, MLA एक आदमी की बेटी से बलात्कार करता है, उसके पिता की हत्या करवा देता है और उसके बाद में पुलिस मुकदमे दर्ज नहीं करती है। उसकी दूसरी बेटी जाके लखनऊ में सरकार के सामने, विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश करती है। मीडिया कवर करता है, तब जाके वो मामला खुलता है। उसके बावजूद जांच नहीं होती है, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और योगी आदित्यनाथ को मजबूरी में उसके मामले दिल्ली ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं और उसके बाद वहाँ जाके उसको सज़ा होती है, यानी वो कसूरवार था और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको बचाने की कोशिश करती रही। जब विधायक बलात्कार कर रहा हो, देश का गृह राज्य मंत्री बलात्कार का आरोपी हो, वैसी स्थिति में कोई भी अपनी बेटियों को 15 से 16 साल की बच्चियों को सुरक्षित क्यों समझेगा और क्यों स्कूल भेजेगा उस राज्य में जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो, जहाँ जातिगत दबंगई का हाल इतना बुरा हो कि ठाकुर कुलदीप सिंह जो हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसी स्थितियों में लोग अपनी बेटियों को घर में रखना ही सुरक्षित समझते हैं और अब ये 21 साल तक की शादी की उम्र करती है। तो उत्तर प्रदेश का अगर कानून व्यवस्था का यही हाल रहा तो लोग अपनी बेटी को 21 साल तक घर में रखना अपने आप में एक बोझ समझने लगेंगे, क्योंकि इन प्रदेशों का जो हाल है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, वो ये है। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया कि जितनी भी पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे आप सरकार को चुनते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है भाई। अब कुछ लोग ये फैला रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में आम फैलाया जा रहा है, कि अगर ये सरकार चली जाएगी
तो मुसलमान जो है वो बहुत बुरा हाल करने वाले हैं और इसलिए सरकार को बचा के रखना चाहिए, ये भी फैलाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है सरकार आएगी तो आपको ये रुपए दे देगी, वो रुपए दे देगी, ये दे देगी। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच में स्वयं बीजेपी की केंद्र सरकार की रिपोर्ट कुछ कह रही है। इस रिपोर्ट को आप मोदी बनाम योगी के युद्ध पे जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी देख सकते हैं, और आप इस रिपोर्ट को इस तरह भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत कितनी ख़राब है। और मेरा मानना ये है, अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझे वोट देना हो तो मैं इन्हीं पैरामीटर्स पे वोट दूंगा। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, शिक्षा की स्थिति कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, और पढ़ाई के मामले में हम कितना आगे हैं, अपनी बेटियों की तरक्की हमारी कितनी हो पा रही है। और इन सब मामलों में मैं ये देख रहा हूँ कि खुद केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार लगातार सर्टिफिकेट दे रही है कि ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। फैसला आपको करना है, उत्तर प्रदेश की जनता को करना है। और चुनाव के टाइम पे ऐसा वीडियो बनाना किसी पत्रकार के लिए बार बार ये दुविधा पैदा करता है कि भाई साहब कहीं आप किसी एक पार्टी के हित में तो काम नहीं करें। लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैं राहुल गांधी की भी बैशिंग वैसे ही करता हूं, मैं केजरीवाल की बैशिंग भी वैसे ही करता हूं, और योगी जी की बैशिंग भी वैसे ही कर रहा हूं, मोदी जी की भी वैसे ही करता हूं, और इनके आपस के झगड़ों को भी मैंने खूब उजागर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यह ठीके वाला निशान भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेयरिंग। शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।